नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और ये जो वीडियो है इसमें हम नगर पालिका अधिनियम स्टार्ट कर रहे हैं। नगर पालिका अधिनियम के जो 17 अध्याय थे वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में याद किए थे कि इन अध्यायों को याद कैसे करें। ठीक है, तो इसमें 17 अध्याय हैं और 344 धाराएँ हैं। तो इन 17 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है जिसका नाम है प्रारंभिक, नाम क्या है? प्रारंभिक। और इसमें दो धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। तो इस अध्याय को हम इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे और इसको याद करने का भी पूरा प्रयास करेंगे, साथ साथ में अपने को याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। अब इस वीडियो में देखो, ये अध्याय फर्स्ट है। ठीक है, अध्याय फर्स्ट है और इसका नाम है प्रारंभिक। इसको आप नोट कर लीजिए, प्रारंभिक नाम है इसका। और धारा 1 और धारा 2 इसके अंदर है। तो धारा 1 जो है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? उसके अंदर दिया हुआ है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और इस अधिनियम का प्रसार, कि ये अधिनियम कहाँ कहाँ पर लागू होगा। और धारा 1 में तीसरी बात दी हुई है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? 11 सितंबर 2009 को। अब ये 11 सितंबर 2009 हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, ये हम इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने देखा था कि 17 अध्यायों को याद कैसे करें, तो उसमें हमने कहानियाँ, ट्रिक्स लगाई थी। ठीक है, और याद करने का प्रयास किया था। तो वो उस वीडियो में हम ये देख चुके हैं। तो इसमें संक्षिप्त नाम हमने देखा था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम इसका संक्षिप्त नाम है। अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नगर पालिका अधिनियम जो है उसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो ऑप्शन में आएगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। लेकिन अपने को लगेगा ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये आंसर में कैसे आ सकता है? तो कृपया करके इसको ध्यान से देख लें। इसका संक्षिप्त नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम ही है। ठीक है, इसका प्रसार कहाँ पर होगा? तो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में होगा। छावनी क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं होगा, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया था और पूरी उस पर यही चर्चा हुई थी कि छावनी क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने अदर प्रकार भी देखे थे नगर पालिका के। ये तो हो गई धारा 1 की बात। अब हम करेंगे धारा 2 की बात। धारा 2 में क्या है? इसमें है पारिभाषिक शब्दावलियाँ। अब पारिभाषिक शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावलियों की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके अंदर जो है वो 2 तरह की पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। 2 तरह की कौन सी? एक तो अब देखिए, पारिभाषिक शब्दावली में इसमें 2 तरह की पारिभाषिक शब्दावली है। ठीक है, 2 तरह की पारिभाषिक शब्दावली है। 2 तरह की कैसे है कि एक तो वो पारिभाषिक शब्दावली है जिसके लिए इन्होंने धारा दे रखी है। ठीक है, जैसे हम बात करें बजट प्राकलन की। ठीक है, तो बजट प्राकलन क्या होता है, ये दिया हुआ है धारा 87 में। तो जब हम धारा 87 पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दे रखा है कि जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट क्या होता है? ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट के लिए धारा 120 में, जब हम धारा 120 पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे कार्यपालक समितियाँ। कार्यपालक समिति क्या होती है? तो ये धारा 55 में दे रखा है। तो जब हम धारा 55 पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे कार्यपालक समिति क्या होती है। इसके अलावा वित्तीय विवरण है। वित्तीय विवरण जो है वो दे रखा है धारा 92 में। तो धारा 92 पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो धाराओं में दे रखे हैं जो शब्द, तो वो तो हम तभी पढ़ेंगे जब हम धारा पढ़ेंगे। लेकिन जिन पारिभाषिक शब्दावलियों की धाराएं नहीं हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संप्रेषक से। पहला पारिभाषिक शब्द क्या है? संप्रेषक, मतलब ऑडिटर। ये क्या होता है? तो देखो राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें तो ये जो संप्रेषक लिया गया है वो लिया गया है राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेषण कानून, ये जो कि कब का है? 1954 का। लोकल फंड ऑडिट जो एक्ट है वो कब का है? 1954 का। उसके अंदर एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? लेखाओं का परीक्षण करता है। उसको हम क्या करते हैं? संप्रेषक बोलते हैं, या फिर हम उसको ऑडिटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे हम देखें कि ऑडिटर क्या होता है, तो देखो किसी भी संस्था का या किसी भी कंपनी में क्या काम हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर हम खुद ही इसकी वित्तीय जो लेन देन है
कितने है, ठीक है, किसको कितने पैसे दिए हैं, किससे लिए हैं, कितना खर्चा कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कंपनी का क्या प्रॉफिट है, कहाँ किस ब्रांच से लाभ हुआ है, किस ब्रांच से हानि हुई है। तो ये सब देखने के लिए देखो, अगर हम खुद कंपनी का व्यक्ति नियुक्त करते हैं, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, कंपनी के अकॉर्डिंग उसका एक दृष्टिकोण रहेगा, तो वो उस हिसाब से इसका क्या करेगा, ऑडिट करेगा कि तुम लोगों ने सही किया है या गलत किया है। लेकिन जो ऑडिटर जो होता है वो होता है बाहर का व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति, जो बाहर से बुलाया जाता है और वो निष्पक्ष रूप से, तो चूँकि उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो निष्पक्ष रूप से अपने जो लेखा जोखा हैं अपने जो मतलब निष्पक्ष, तो वो निष्पक्ष रूप से अपने जो लेखाएं हैं, अपने जो जितने भी दस्तावेज हैं उनका परीक्षण करता है, और एक तटस्थ व्यक्ति की तरह हमें अगर नुकसान में चल रही है कंपनी तो नुकसान बताएगा, अगर अपने फायदे में चल रही है, मुनाफा हो रहा है कंपनी को, तो मुनाफा बताएगा, वो भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ऑडिटर से ऑडिट करवाते हैं बाहर के व्यक्ति से बुला के। तो ये ऑडिटर का शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब अपन सेकंड शब्द देखते हैं। सेकंड क्या है, ये है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी से क्या मतलब होता है, देखो हमने नगरपालिका के प्रकार पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था कि अगर 5 लाख से ऊपर जनसंख्या होती है तो उसको हम नगर निगम कहते हैं, ठीक है। तो नगर निगम के मामले में जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है वो होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, CEO बोलते हैं, ठीक है। तो नगर परिषद के मामले में जो है ये होता है आयुक्त, इसको हम क्या बोलते हैं, आयुक्त बोलते हैं नगर परिषद में। नगर परिषद किसको कहते हैं, अगर 1 से 5 लाख के बीच में जनसंख्या होती है। तीसरी बात करें नगरपालिका बोर्ड की, तो नगरपालिका बोर्ड किसको कहेंगे, इसकी जनसंख्या कितनी है, 1 लाख तक है, 25,000 से 1 लाख तक है। तो इस मामले में जो अधिकारी होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उसको क्या कहते हैं, कार्यपालक अधिकारी। इंग्लिश में बोले तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं हम, EO की। EO कौन होता है, तो नगरपालिका बोर्ड का मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी से क्या तात्पर्य है, और ये तीनों ऑप्शन में हो और नीचे लिखा हो उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा शब्द। तीसरा शब्द दिया हुआ है यहाँ पे अध्यक्ष। अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है, तो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये नगरपालिका बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको तो हम बोलते हैं अध्यक्ष, इसको अध्यक्ष ही बोलते हैं। तो नगरपालिका बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष ही बोलते हैं। और नगर परिषद के मामले में इसको क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं, ठीक है। नगर निगम में इसको क्या बोलते हैं, महापौर। तो समझ में आ गया, महापौर कहाँ बोलेंगे, सभापति कहाँ बोलेंगे और अध्यक्ष कहाँ बोलेंगे। तो ये अध्यक्ष का तात्पर्य ये है, यहाँ भी क्या अध्यक्ष ही हैं, लेकिन यहाँ सभापति कहलाते हैं, यहाँ महापौर कहलाते हैं। अब बात करते हैं तुलन पत्र की। बैलेंस शीट क्या होती है, तो देखो कानून में निहित नगरीय निकायों का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये बैलेंस शीट कहलाता है। ये नगरपालिका अधिनियम में लिखा हुआ है। वैसे देखो कोई भी कंपनी होती है तो वो अपना पूरा 1 वर्ष के अंदर कितना लेन देन किया है उसने, उसको वो लिखती है। एक साइड में कितना खर्चा हुआ, कितना व्यय हुआ, या फिर कितने का सामान बेचा, एक साइड में कितने की आय हुई, कितने का मुनाफा हुआ। ये चीज़ दोनों चीज़ें इसमें लिखी जाती है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये होती है बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है। अगला शब्द है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। ये क्या होता है, देखो जैव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या होता है कि जो मानव होते हैं, एक तो अपन मानव हो गए, दूसरा पशु हो गए, इनका क्या करते हैं कि उपचार करते हैं या निदान करते हैं, जो भी इनकी चिकित्सा होती है उस दौरान क्या होता है कि इनके या तो कुछ अंग को काटना पड़ता है, ठीक है, या फिर कुछ कोशिकाएं निकालनी, जो भी करना होता है उसके दौरान क्या होता है कि एक अपशिष्ट जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जीव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, देखो मानव शारीरिक अपशिष्ट हो गया, जैसे मानव का कोई कोशिका हो गई, कोई अंग हो गया, ठीक है, तो ये अपशिष्ट हो गया। पशु अपशिष्ट हो गया, फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि और जो दवाइयाँ हैं, डॉक्टर पूरी दवाइयाँ थोड़ी देता है, वो फेंक देते हैं, तो वो हो गया।
ठोस अपशिष्ट हो गया, द्रव अपशिष्ट हो गया, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आपको जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या क्या सम्मिलित है। तो इनमें से एक चार तीन ऑप्शन आएंगे, या तो उपयुक्त सभी आएगा, या फिर आएगा निम्न में से दो, या निम्न में से एक। तो आप इस लैंग्वेज को, ये एक्ट की लैंग्वेज है, तो कृपया करके इसको ध्यान से देख लें और याद कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट शब्द क्या है। नेक्स्ट है डेयरी। ठीक है, तो डेयरी क्या आता है? सामान्य शब्दों में तो हम डेयरी किसको कहते हैं कि जहाँ पे दूध वगैरह या दही वगैरह मिलता है उसको डेयरी बोल देते हैं। लेकिन जो एक्ट है उसमें इसकी परिभाषा अलग है। तो आप एक बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि डेयरी की परिभाषा जो हम सोचते हैं वही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। डेयरी का मतलब होता है कि ऐसा कोई फार्म या पशुशाला, गौशाला या दुग्ध भंडार, ठीक है, या दूध की कोई भी ऐसी दुकान जहाँ पर क्या होता हो, उस दूध के लिए विक्रय के लिए क्या हो, सप्लाई होती हो, मतलब बेचने के लिए सप्लाई होती हो। ठीक है, या फिर वहाँ पर बेचने के लिए दूध रखा जाता है, और दूध भी ऐसे नहीं, बड़े बड़े स्टोरेज में दूध रखा जाता है, और बिल्कुल उसके ऊपर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या होगा? इसमें मक्खन बनाया जा सकता है, घी, पनीर, दही, ठीक है, और ये टोन दूध के विक्रय के लिए इनका भी निर्माण किया जाता है, किनका? डेयरी का। अब डेयरी में ये तो हो गए सम्मिलित। अब डेयरी में कुछ चीज़ें हैं जो सम्मिलित नहीं है, जैसे अपने गांव की दुकान है वो डेयरी में नहीं आती। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि डेयरी में क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो डेयरी में क्या सम्मिलित नहीं है? पहले तो कोई भी ऐसी दुकान हो गाँव के अंदर जो अपने आसपास ही दूध बेचती है, ठीक है, केवल अपने क्षेत्र में दूध बेचती है, तो ये शामिल नहीं होगी। इसके बाद कोई ऐसी दुकान है जिसने डायरेक्ट भैंस वाले से कांटेक्ट कर लिया, वहाँ से दूध लिया, और ना उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा, ना उसको इकट्ठा किया, उसको क्या किया, डायरेक्ट दूसरे को बेच दिया। ठीक है, तो वो डेयरी के अंदर शामिल नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि दूध का वातरक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में बेच देता है या सप्लाई करता है, तो ऐसी दुकान इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो डेयरी में क्या क्या सम्मिलित होगा और क्या नहीं होगा, यह आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए, खतरनाक रोग। खतरनाक रोग किसे कहते हैं? तो खतरनाक रोग की अगर हम बात करें तो देखो, वैसे तो आप ऐसे मत समझ लेना कि हैजा है, प्लेग है, सारे खतरनाक रोग हैं। ठीक है, ये तो रोग है, लेकिन खतरनाक रोग की परिभाषा इस एक्ट के अनुसार क्या होगी? वह रोग खतरनाक रोग कहलाएगा जिसको राज्य सरकार ने खतरनाक रोग के रूप में अधिसूचित किया है, अपने राजपत्र में या गजट में घोषणा की है कि भाई ये जो रोग है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तब उसको माना जाएगा खतरनाक रोग, और उसके लिए फिर रोकथाम कार्य किए जाते हैं। ऐसे हर रोग के लिए नहीं होता, जैसे वर्तमान में अपने लंपी रोग चल रहा है गायों के अंदर। ठीक है, तो ये इसके लिए सरकार अधिसूचना जारी करेगी, वही क्या होगा? खतरनाक रोग होगा। अब नेक्स्ट शब्द है नाली। नाली किसे कहेंगे? ठीक है, तो इसमें तो आप सिंपल सा है कि मल नाली है, पाइप है, खाई है, ठीक है, ये सारे इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसके अंदर और कौन सी चीज़ें शामिल होगी वो याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि ये तो अपने को प्राय पता होता है, सभी को पता है। लेकिन इसके अंदर शौचालय पात्र, ट्रैप्स, सिंक, होज, फ्लश टैंक ये भी शामिल हैं, तो इनका ध्यान रखना आप। ये ऑप्शन में आएंगे और आपको लगेगा यार शौचालय पात्र थोड़ी नाली में सम्मिलित होगा, लेकिन ये भी नाली में सम्मिलित हैं, सिंक भी है। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान से देखें। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में है अग्निशमन संपत्ति। अग्निशमन संपत्ति ये क्या होती है? इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है? तो इसके अंदर देखो, सरकार ने कोई भूमि नियुक्त कर दी कि यहाँ पे जो अपनी अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे खड़ी होंगी, तो ये जो भूमि है ये अग्निशमन की संपत्ति हुई। भूमियाँ, भवन, इसके अलावा इनके जो इंजन है, औजार हैं, ठीक है, हाइड्रेटर है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? अग्निशमन में। और साथ साथ जो अग्निशमन में कार्य करते हैं, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनके जो वर्दियाँ हैं, रैंक हैं, ये भी किस में? अग्निशमन संपत्ति में शामिल होंगी। मोटरयान है, परिवहन है, तो ये अपने ऑप्शन में दे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि अग्निशमन में कौन कौन सम्मिलित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सम्मिलित है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। बासा क्या होता है? तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, अपने गांव में कहते हैं कि बड़े बासो ले लियो। बासा का मतलब है कि आवास, रहना। तीर्थ यात्रियों के लिए
और यात्रियों की आवास सुविधाओं के लिए जो भवन, जैसे अपन बात करें तो धर्मशाला, ठीक है, ऐसे भवन जो तीर्थ यात्रियों के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बासा कहते हैं। इसके अलावा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट क्या होता है, ये देखिए, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। अब अपने कचरे की गाड़ी आती है तो वो दो तरह का कचरा लेके जाती है, एक तो वो गीला कचरा, एक शुष्क कचरा, या आपने देखा होगा दो तरह के डिब्बे रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या क्या सम्मिलित होता है, देखिए, इसमें किसी नगर पालिका में जो भी उद्योगों के जो है ना उद्योग होते हैं, उसके अंदर जो अपशिष्ट निकलता है, जो कोई खतरनाक होता है, ठीक है, उसको छोड़ करके उसको हटा देंगे। उद्योगों के अंदर जो खतरनाक जो अपशिष्ट होता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसको एक अलग तरीके से उसको कंपोज किया जाता है, उसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी जीव चिकित्सा अपशिष्ट है या फिर आवासीय और वाणिज्यिक ठोस कचरा है, ठीक है, वो अपने कचरे वाली गाड़ी लेके जाती है, तो वो नगर पालिका ठोस में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, उद्योगों का जो खतरनाक जो अपशिष्ट है वो इसमें शामिल नहीं है। ये आप बात इम्पोर्टेंट है, इसमें आप ध्यान रखना, इसको छोड़ करके, ठीक है, बाकी सब इसमें शामिल है। अब अपना अगला देखते हैं। अगले की बात करें तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये तो आपने खूब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे ही जैसे कि एनओसी होती है, तो ये हर डिपार्टमेंट में होती है। तो ऐसे ही जो नगर पालिका एक्ट है, वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है कि वो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्राधिकारी के पास जाओगे, ये दस्तावेज बना देगा कि हमें इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा न्यूसेंस क्या होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब आप जब भी ये एग्ज़ाम में आए तो आप ध्यान रखना कि कोई ऐसा कोई भी कार्य भी हो सकता है, लोग, स्थान या फिर वस्तु, ठीक है, जो क्या करे, अपने को नुकसान पहुंचाए। नुकसान किस में, देखने में नुकसान पहुंचाए, ठीक है, सूंघने में, सुनने में, ठीक है, और किसी भी प्रकार का अपने को नुकसान पहुंचाए, तो ये क्या है, न्यूसेंस कहलाएगा, ठीक है। नुकसान की संभावना हो या जीवन को खतरा हो तो ये क्या होगा, न्यूसेंस कहलाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र समझ में आ गया, न्यूसेंस समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करें तो है अधिभोगी। अधिभोगी क्या होता है, तो अधिभोगी की बात करें तो ये पूछ भी सकते हैं कि अधिभोगी से क्या तात्पर्य है। तो अधिभोगी क्या होगा, आप ध्यान रखें कि ऑक्यूपायर जिसने कब्जा कर रखा है, भाई जो वहाँ उस चीज़ का उपभोग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भूमि या भवन को किराए पे ले रखा है उसने, और उस दौरान नुकसान तो भाई वहाँ पे रहेगा, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुँचाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का नुकसान पहुँचाने से तात्पर्य है कि वो उसको उपभोग कर रहा है, ठीक है, उसको यूज कर रहा है, तो ये अधिभोगी का तात्पर्य हो गया ये। फिर है गृहोत्पादक पदार्थ क्या क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही, ऑफेंसिव मैटर जो भी है, रसोई का कचरा है, अस्तबल कचरा है, ठीक है, गोबर है, गंदगी जो ये है जिनसे अपने बीमारियां फैल सकती हैं, तो ठीक है, तो इस जिनसे अपन दूर रहते हैं, तो ये गृहोत्पादक पदार्थ हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं लोक प्रतिभूति क्या होती है। जो लोक प्रतिभूति या पब्लिक सिक्योरिटी, सरकार की जो भी संपत्ति है, तो केंद्र सरकार की हो सकती है या राज्य सरकार की होती है, ठीक है। इसको हम क्या, जो सरकार के द्वारा घोषित करी गई हो कि भाई ये पब्लिक सिक्योरिटी है, तो उसको हम क्या करते हैं, पब्लिक सिक्योरिटी कह देंगे। फिर सार्वजनिक मार्ग, जो अपन कहते हैं ना कि तो पब्लिक रोड है, ये तो सार्वजनिक पार्क है, ये सार्वजनिक मार्ग है, तो उसकी क्या डेफिनेशन है, वैसे तो अपने को पता है, लेकिन जो एक्ट के अंदर जो लैंग्वेज है ना, वो अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पर्सन है उसमें एक्ट की ही वाली लैंग्वेज आएगी। तो ऐसा मार्ग जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार हो, या फिर सरकार ने या फिर नगर पालिका के द्वारा सरकार के जो पैसे हैं, या फिर तो भारत सरकार के या राज्य सरकार के या फिर नगर पालिका खर्च करेगी, तो उसके द्वारा उसका समतलीकरण, मतलब रिपेयर करवाया हो या डामर बिछवाई हो, ठीक है, या मतलब सरकार का पैसा खर्च हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएगी, सार्वजनिक मार्ग हो जाएगा। बस ये सार्वजनिक मार्ग है, बहुत ईजी जी शब्द है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और बात करें अब कूड़ा करकट, अब ये जो शब्द हैं इनमें से अधिकांश शब्द तो अपने को पता होता है, ठीक है, बस ये एक्ट में दे दिए इसलिए मैंने अपन को इसको पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना इसलिए पड़ रहा है कि भाई एक्ट की जो लैंग्वेज है वो अपने को पता होनी चाहिए, वरना अपने को लगेगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्या क्या सम्मिलित है और क्या नहीं है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक बार इसको देख रहे हैं। अब कूड़ा करकट क्या होता है, आप सभी को पता है, धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कोई भी प्रकार का कचरा जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है,
ठीक है, जिसके अंदर अपने बदबू वगैरह नहीं आती है। इसके अलावा जो भी है वो कूड़ा करकट हो गया। और उत्पादक पदार्थ कौन से हो गए, जिनके अंदर बदबू आती है। ठीक है, अब बात करें मल, तो मल क्या होता है, तो ये आपको पता ही है, विष्ठा, शौचालय, मूत्रालयों में अंतर, नालियों के अंतर पर वस्तुएं विपरीत हैं, जिसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक, बहिस्राव और विनिर्माण इकाइयों से निस्सारण शामिल है। जो मल भी आपको पता है। फिर मार्ग की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, ठीक है, मतलब कुल मिला के जो जनता के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से पहुंच में हो, वो आम रास्ता हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसके मार्ग के दोनों ओर नालियाँ, गटर, खाली जगह, ये जो भी है ये भी निजी, जो भले ही वह निजी संपत्ति हो, वो भी आम रास्ते में सम्मिलित हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना। बस इस लाइन को पढ़ लो, बाकी ऊपर वाली लाइन आपको पता ही है। ये वाली लाइन ध्यान रख लेना कि भाई सार्वजनिक जो भी मार्ग है, ये मार्ग है और इसके पास भले ही आपके कोई भी सार्वजनिक निजी संपत्ति हो, ठीक है, कोई नाली बनी हो, गटर बने हो, कुछ भी हो, ये भी इस मार्ग में शामिल हो जाएंगे। अब अपन आगे देखते हैं 19 नंबर पे क्या है। तो 19 नंबर की बात करें तो उपविभाजन आपको पता ही है, सब डिवीज़न क्या होता है कि भूमि का कोई भी, ये भूमि का खंड है, ठीक है, कोई भी भूमि का खंड है, उसको अपने 2 भागों में बांट दिया या फिर 2 से अधिक भागों में मान लो ये बांट दिया, तो ये क्या हो गए, इसके उपखंड हो गए छोटे छोटे, इसको क्या बोल देंगे, सब डिवीज़न। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि भूमि का किसी खंड या टुकड़े का 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजन करना उपविभाजन कहलाता है। अरे बहुत इजी एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना इजी लैंग्वेज में और इतनी इजी भाषा में पढ़ेंगे कि आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। अब कर क्या होता है, टैक्स आपको पता ही है, कानून के अधीन कोई पथकर है, कोई दर है, उपकर है, शुल्क है या कोई भी लाग इसमें शामिल है पूरी, जो नगर पालिकाओं को दी गई है। ठीक है, वह नगर पालिकाओं को अपनी अपना खर्चा चलाने के लिए या जो आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये तो है स्थानीय स्वशासन, भाई उनको अपना खर्चा चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। ठीक है, तो उससे वो क्या करेंगे, अपना जो भी पथकर लगा के, कर लगा के सबसे अपनी आय जनरेट करेंगे। ठीक है, उससे वो अपना जो क्षेत्र है उसका विकास करेंगे। तो ये कर हो गया। फिर नगरीय भूमि किसे कहते हैं, तो नगरीय विकास के प्रयोजन से किसी कानून के अधीन चयनित की गई और रखी गई भूमि नगरीय भूमि कहलाती है। बस उसके बाद अपशिष्ट प्रबंध क्या होता है, तो ये पूरा जो आपने पढ़ा है ऊपर, अपशिष्ट जो भी है नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट है, ठीक है, या फिर और भी जो अपशिष्ट है नगर पालिका में, जैसे आपने पढ़ा था कूड़ा करकट सब जो चीज़ें हैं, इन सब का प्रबंधन करना। भाई इनका कंपोस्ट कैसे करोगे, भाई या तो गांव के बाहर जाके गड्ढा खोद के इनको डाल दो, ठीक है, या फिर इनको जला दो। तो ये जो पूरा प्रबंध है भाई नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इसका क्या करना है, संग्रहण करना है। ठीक है, जैसे अपने कचरे वाली गाड़ी आती है, इसको संग्रहण करती है, फिर इसका पृथक्करण करती है, सूखा अलग, गीला अलग, फिर भंडारण करते हैं, फिर इसको परिवहन के माध्यम से, या तो मान लो किसी कोई जैसे कूड़ा करकट है, तो कूड़ा करकट है तो उसके अंदर कोई जैसे टूटा फूटा टीवी भी होगा, रेडियो भी होगा, ठीक है, जो मतलब सामान बेचने लायक है उसको बेच देते हैं, बाकी चीज़ों को जला देते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रबंध कैसे करना है, इसको बोलते हैं अपशिष्ट प्रबंध। ठीक है, तो ये अपना जो अध्याय फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट हमने देखा है, और अध्याय फर्स्ट के अंदर हमने तो इस वीडियो में हमने अध्याय फर्स्ट को देखा है, और अध्याय फर्स्ट में क्या देखा है, धारा 1 और धारा 2 में क्या है। ठीक है, तो धारा 2 के वाली परिभाषिक शब्दावलियाँ हमने इसमें देखी हैं, और इनको भी हमने 2 प्रकार से देखा है। एक तो वो परिभाषिक शब्दावलियाँ जो धाराओं के अंदर आ रही हैं, और एक वो परिभाषिक शब्दावलियाँ जिनमें वो धारा नहीं है। तो हमने इस वीडियो में उन परिभाषिक शब्दावलियों को पढ़ा है जिनकी धाराएँ नहीं हैं। जो धाराओं के अंदर हैं उनको तो हम धारा जब पढ़ेंगे तब पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमने वीडियो में अध्याय फर्स्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय सेकंड। ठीक है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप साथ साथ पढ़ते रहिए, भले ही एग्ज़ाम दूर है, ठीक है, लेकिन ये जो नगर पालिका एक्ट है ये आप साथ साथ पढ़ेंगे तभी याद होगा। और एग्ज़ाम के पास जाके या नज़दीक आने पर आपको कुछ याद नहीं होगा। जो पढ़ाई होती है वो शांति काल में होती है। ठीक है, युद्ध काल में तो केवल
तैयारियां होती हैं और युद्ध ही होता है। शांति काल का जो पढ़ाई है वो काम आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।